How to read your essays. So, guys, this is the title for today's session, and I think this is a very cliched suggestion. हर कैट के स्टूडेंट को कभी ना कभी ये सजेशन सुनने को मिलता है कि योर एसेस पढ़ना चाहिए। अब क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यार इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले कि कैसे पढ़ना चाहिए, लेट्स ट्राई टू आंसर द व्हाई पार्ट। ओके, व्हाई शुड आई रीड योर एसेस? ओके, now there are many reasons why you would like to read your essays, and the very first reason is that it improves your attention span. See, if you look at the cat passages, they are very lengthy, they are very dull, they are very boring, they are very complex. Okay, और मोस्ट पॉसिबली मैक्सिमम लोगों को थोड़ा से वो हैवी लगते हैं और लाइक है ना, पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इयॉन एसेस को अगर आप पढ़ते हो तो आपका ना अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स, ठीक है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो होता क्या है कि भी हम लोग जब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं डेली लाइफ में, तो क्यों कोई इंसान बोरिंग काम करना चाहेगा, ठीक है। सो obviously eon ss does this. Okay, it helps you retain your attention span, and like you're able to improve your attention span. Okay, get command on certain genres. Now if you've seen my first session, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट किया था, तो उसमें एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ हमेशा रीडिंग के कंटेक्स्ट में, वो ये है कि आप ना उस चीज़ को जल्दी समझ सकते हो जिसके बारे में आपके पास थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज है, because having a background knowledge is a superpower. If you have background knowledge, your mind is able to visualize and you are able to mentally map that passage, ठीक है। तो इयॉन एसेस का एक फायदा ये है कि आप कुछ जॉनरास पे ना कमांड डेवलप कर लेते हो, तो आपका जो रिलेशन है उन जॉनरास के साथ, उन एरियाज के साथ, इट बिकम्स बेटर, so you're able to better understand RCs when it come in the when it comes in the cat, और in general रीडिंग को लेके भी आपका एक कमांड बन जाता है ना, ठीक है। सो ये एक सेकंड रीजन है, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यार जब भी आप किसी चीज़ को रीड करते हो, ठीक है, तो कभी भी उसको ऐसे रीड मत करो कि यार एक फॉर्मेलिटी चल रही है और एक ऐसे का टारगेट मुझे मिला हुआ है। हमेशा ये सोचो कि जब ये ऐसे लिखा गया होगा तो ऑथर की क्या थॉट प्रोसेस होगी, है ना। ऑथर क्या सोच रहा होगा जब उसने ये पैसेज लिखा, ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना। सो you should always be able to connect to that author's point of view. Now I realize that ki, for most people who are reading Eon essays, this is just a utilitarian pursuit. Okay, because in a perfect world, I would never read Eon essays. But now, because I'm put in a situation where I have to handle competitive exams and specifically exams like CAT, तो अब मुझे वो पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि आप जब रीड करो तो रीड इस तरीके से करो कि आप उसको एंजॉय भी कर पाओ, आप ऑथर के थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट भी कर पाओ, है ना। ओके, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का मतलब कि जब आप ऑथर के तरह से सोचने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होगा कि यार यहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ लिखी, तो वो क्या एज्यूम करके चल रहा होगा, क्या उसका बिलीफ सिस्टम होगा, ऑथर यहाँ पे क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्या कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। सो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द रीडिंग, ठीक है। तो कभी भी आप रीड करते हो तो हमेशा पॉज लो हर पैराग्राफ के बाद और सोचो कि यहाँ तक ऑथर ने हमें क्या बताने की कोशिश की। And then obviously cat RCs are similar to that of yawn, and that is obviously one of the reasons why you even started thinking about yawn. Okay, and last but not the least, that is it develops your capacity to do the boring stuff. Now this might sound very odd to many people, but I think एक जो चीज़ ना आपको कैट में और जैट में दोनों एग्जाम्स में आपको 100% चाहिए होती है, वो ये होती है कि आप किस लेवल तक अपने माइंड को कंट्रोल करके कोई ऐसी चीज़ हैंडल कर सकते हो जो कि अदरवाइज आपके लिए बोरिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ कर पाते हो तो आप इन एग्जाम्स के वर्बल सेक्शन को ना बड़ा इजीली हैंडल कर पाओगे, बिकॉज both cat as well as zat are basically based on reading or comprehension, and the sort of reading that we see in these exams is not the usual reading that we do in daily life, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, ये हेल्प करते हैं आपको एक जगह पे फोकस करके एक ऐसी चीज पढ़ने को जो कि अदरवाइज शायद आपको बोरिंग लगे, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये स्किल अगर आपका डेवलप हो गया ना तो आप सोच नहीं सकते आपको इतना फायदा होता है,
ठीक है। नाउ वाई हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई कैसे रीड करना है, क्या करना चाहिए। नाउ हाउ टू रीड योर एसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट एज्यूम। देखो यार, जब हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से पहले ना हम कई बार एजम्पशंस लेके बैठते हैं, ठीक है। तो यार एज्यूम मत करो कि यॉन जो है वो टफ है, ठीक है। कुछ एज्यूम करना ही नहीं है, ठीक है। आप ओपन माइंड से जाओ। जब भी आपको रीडिंग करने का मूड हो, जॉनरा आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। आई आई थिंक आई ऑलरेडी लाइक है ना टॉक्ड अबाउट दैट, कि जब आप एक सर्टेन वीक में रीडिंग कर रहे हो तो ना एक या दो जॉनरास के ऊपर ज़्यादा रीड मत करो, एटलीस्ट बिगनर स्टेज पे, है ना। तो आपका जॉनरा डिसाइडेड है, डोंट एज्यूम कि यार ये मुश्किल है, ईजी है, ठीक है। जस्ट जाओ, वेबसाइट खोलो, ठीक है। वेबसाइट के अंदर जो आपका टारगेट एरिया है उसको ओपन करो और उसमें से जो भी ऐसे आपको पसंद आ रहा है उसको वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। डोंट सिट विद एन assumption कि यार ये टफ है या ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। उस तरह की जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत करेगी, ठीक है। जैसे आप रीड करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट वी सॉ इन आरसीज ऑल्सो, हर पैराग्राफ के आइडिया को कैप्चर करो और उस आइडिया को दूसरे पैराग्राफ के आइडिया के साथ कनेक्ट करके एक मेंटल स्टोरी बिल्डअप करना स्टार्ट करो, ताकि वो चीज़ें आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगे, है ना। थिंक लाइक द ऑथर, ओके। सो एज आई ऑलरेडी सेड, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कनेक्ट करना, और कोशिश करो कि यार जो ऑथर है ना, जिस तरीके से बातें यहाँ पे कर रहा है, उसकी कैसी टोन है, वो बेसिकली मुझे क्या बताना चाह रहा है। ऑब्वियसली यार उसने अगर इतना लंबा चौड़ा पैसेज लिख दिया, ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये तो है ना कि वो कुछ ना कुछ तो कहना चाह ही रहा होगा। अब वो क्या कहना चाह रहा है उस चीज को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। कनेक्ट इट टू योर पास्ट अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, हर वो आर्टिकल जो आप एक सर्टेन एरिया के ऊपर पढ़ते हो, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उस एरिया के ऊपर आपका कमांड ज्यादा बेटर होता जाता है, क्योंकि जो आपका माइंड है वो उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को नए कनेक्शंस बनाने के लिए यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मुझे जियो पॉलिटिक्स में एक सर्टेन इशू का नॉलेज है ना, लेट से ट्रेड वॉर्स, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ूंगा ना उसी टॉपिक के ऊपर, तो मेरा माइंड उस चीज को जल्दी इमेजिन कर पाएगा, जल्दी कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। सो देर इज लेस लोड ऑन माई शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, ठीक है। आप कई स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये चलता होगा कि यार ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, हम तो ना शॉर्टकट्स लगा के हम तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा देंगे और वहाँ पे जाके ना कैसे भी करके आंसर निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे जैसे तैसे। देखो यार, पढ़ तो अगर आप लोगे, ठीक है, लेकिन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, क्योंकि योर माइंड वुड बी फोर्स टू रिमेंबर एवरीथिंग इन दैट वेरी मोमेंट, ओके। अदरवाइज इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ और एरिया ऑफ पैसेजेस, तो माइंड में ना पिक्चर जल्दी बनती है, विजुअल इमेज जल्दी बनती है, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए कन्वीनियंट होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को उतना स्ट्रेन नहीं करता, है ना। सो इट इज ईजियर, राइट। Okay, so you are always trying to connect the passage or the article to the past instances of like whatever knowledge you have, right? Okay, so यार ये तो बात हुई बेसिक्स की, and now let's jump on to the Eon essay. Okay, guys, so I've already opened this Eon essay, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक है ना आपको आइडिया देता हूँ कि इसको एक्चुअली आपको निकालना कैसे है, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो देखो यार, व्हेन यू ओपन इॉन एसेस, ओके, तो इस तरीके की आपको वेबसाइट्स दिखेगी, ठीक है। अभी वेबसाइट खोली मैंने, अब मैंने इसमें ना स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। अच्छा, जब आप वेबसाइट को खोल रहे हो तो आपके माइंड में ऑब्वियसली एजेंडा सेट है कि मैं आजकल सोशियोलॉजी या सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर कुछ आर्टिकल्स रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर कौन सा अच्छा सा आर्टिकल मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ बिगनर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई टफ एरिया या टफ जॉनरा मैं पिक करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो देखो यार, अब मैंने देखना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो द वेरी फर्स्ट वन इज अबाउट केमिकल लॉज, प्रोस्पेरिटी वर्सेस लिबरेशन, ठीक है, साइकोडायनामिक नॉनसेंस, ओके, द ट्रूथ अबाउट फिक्शन, द पेनम्ब्रल प्लंज। यार कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, और देखते हैं आगे। एलिगेंस एंड हसल, ये तो लिटरेचर का है, ठीक है। लेट मी रीड दिस वन, ओके, देर आर नो प्योर कल्चर्स। तो यार आजकल ना ये कल्चरल क्लैशेस बहुत हो रहे हैं, ठीक है, ओके। यूरोपियंस डोंट लाइक इंडियंस कमिंग इनटू देयर कंट्री, अमेरिकन्स आर बेसिकली अगेंस्ट इमिग्रेशन, ओके। तो बड़ा ना यार ये डिस्कशन आजकल चल रहा है।
रिलेटेबल है, ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट आर्टिकल फॉर द जॉनरा सोसाइटी एंड कल्चर, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू रीड दिस। तो यार इसको रीड करते हैं, ठीक है। देर आर नो प्योर कल्चर्स, ओके, कोई प्योर कल्चर्स अब आजकल नहीं बचे। अब यार इससे ना टाइटल को पढ़ते ही, ठीक है ना, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट क्रॉसेस माय माइंड व्हेन आई एक्चुअली लुक एट दिस टाइटल, ठीक है, तो कुछ ऐसा है क्या कि जो मेरे माइंड में क्रॉस कर रहा है। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो व्हेन आई से देयर आर नो प्योर कल्चर्स, तो एकदम से मेरे माइंड में आएगा कि आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, ठीक है, बड़ा मिक्सचर वाला सोसाइटी है, ठीक है, बिकॉज देर इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, देर इज फ्री मूवमेंट ऑफ मनी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास अलग अलग तरह के साधन हैं, ठीक है, वी हैव एरोप्लेन्स, ओके, ट्रैवलिंग हैज़ बिकम अफोर्डेबल, ट्रेन्स वगैरह हैं, तो कल्चर्स मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट डज इट से, ऑफ ऑल आर रिलीजन, स्टोरीज, लैंग्वेजेस एंड नॉर्म्स वर मॉडल्ड एंड मिक्स थ्रू आउट मोबिलिटी एक्सचेंज थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है। तो हमारी रिलीजन्स हैं, जो स्टोरीज हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो सारी की सारी मॉडल्ड है। मॉडल्ड का मतलब ऐसा ना, बिल्कुल घुली मिली, ठीक है, मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट प्योर थिंग, इट्स ऑल मिक्सड अप एंड मिक्स थ्रू मोबिलिटी एंड एक्सचेंज, है ना। मोबिलिटी एंड एक्सचेंज समझ ही पा रहे होगे, फ्लाइट्स हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, ठीक है, आपके पास देशों में ट्रैवल करने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओ, ठीक है ना। द थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी एज फार एज मोबिलिटी इज कंसर्न। पहले के टाइम पे तो शिप्स वगैरह से जाना पड़ता था, तो अब तो, है ना, मतलब आपका सोचना है, इंटरनेट पे बुक की फ्लाइट, पहुंच जाओ, है ना, ठीक है। तो आई थिंक ये तो समझ में आ रहा है, ओके, एंड आई थिंक दिस वुड टर्न आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, तो लेट्स सी। ओके, सो देखते हैं भाई पैसेज को। In the 1990s, an entire generation was robbed of its historical consciousness by a powerful and seemingly unprecedented tale. Unprecedented का मतलब एक ऐसी चीज जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब ऐसी चीज अभी इससे पहले कभी हुई नहीं। तो 1990s में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से एक पूरी जनरेशन के हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को चुरा लिया गया, बिकॉज देर इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड दैट हैपेंड। दिस स्टोरी crafted as cold war came to an end declared that real or imagined boundaries had stopped working as they once had, ठीक है। तो कोल्ड वॉर खत्म हो गई, और पुराना जो सोच था कि हमारी बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज का जो फंडा था वो खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली यार बाउंड्रीज वगैरह खत्म हो गई, तो शायद अब ग्लोबलाइजेशन का कुछ एरा आ गया होगा, लोग मिक्स हो रहे होंगे, है ना। Humans were no longer contained within their own old geographies or identities. They now inhabited a new world that appeared to be unhinged. Okay, now unhinged means disconnected to the normal evolution of human society. ठीक है। सो यार ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे आई थिंक इस पैराग्राफ का बेसिक पर्पस मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि 1990s के बाद कुछ तो भी ऐसा हुआ कि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से लोगों के बीच में जो बाउंड्रीज का कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया, और अभी उनको ऐसा लगने लग गया कि भाई नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज कनेक्टेड, एंड नाउ दे वर नॉट लाइक, है ना, बेसिकली फॉलोइंग द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, नाउ जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ इतना सा है कि पहले पैराग्राफ में बस इंट्रो दिया है इन्होंने इस चीज़ को बताने के लिए कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आइडेंटिटीज और जोग्राफीज का कंसेप्ट खत्म हो गया और लोगों में मिक्सचर स्टार्ट हो गया, लाइक दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग मे बी, ओके, एंड फ्रीली मिक्सिंग एंड ऑल दैट, ओके। सो आई थिंक नथिंग मच इन दिस पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में ना इन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन टर्म, ठीक है, यूज कर भी लिया, ठीक है। द कंसेप्ट चोजन टू डिस्क्राइब टू कैप्चर दिस ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो वैसे आई थिंक यार ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो अपने को पता ही है। ऑथर बता रहा है कि भाई ये जो अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स हो रहा था और बाउंड्रीज खत्म हो रही थी, ठीक है, उसको हमने एक नाम दिया ग्लोबलाइजेशन। It described how new technologies and networks of connectivity had suddenly brought human communities closer together and made them permeable. Permeable का मतलब होता है something that can easily pass through. ठीक है? So permeable to an uncontrollable flow of ideas, goods, cultural practices, people, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब देखो यार ये अनकंट्रोल्ड वर्ल्ड है ना, ठीक है, इन अनकंट्रोलेबल फ्लो, तो इस एडजेक्टिव को यूज करने का रीजन देखो, अब है ना, मैं कह रहा हूँ अनकंट्रोल्ड फ्लो हो रहा है। अब अनकंट्रोल्ड का मतलब कि
ऑथर है ना यहाँ पे शायद जिस तरह का एक एसेंस हमें कन्वे करना चाह रहा है वो ये कि शायद ग्लोबलाइजेशन कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी, एंड मे बी शायद ऑथर खुद भी उसके अगेंस्ट हो, वी डोंट नो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ना जो ये फ्लो ऑफ पीपल है, आइडियाज है, गुड्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, अनकंट्रोल्ड हो गया। अनकंट्रोल्ड हो गया मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, लाइक पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज डोंट लाइक द इमिग्रेंट्स, ओके, बिकॉज लाइक दे ब्रिंग इन देयर ओन पीपल, दे ब्रिंग इन देयर ओन आइडियाज, गुड्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो वहाँ पे के जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस खराब हो रही है। ठीक है, बैंगलोर का एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना, लाइक the indigenous people there are sometimes not very accommodative of North Indians, है ना। ठीक है, तो उनको लगता है कि अनकंट्रोल्ड हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं अंदर और आइडियाज आ रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है, which all move freely across the integrated market of the world economy. In the wake of this transformation, which is globalization, new jargon emerged expressing new anxieties. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के आते ही नए नए jargons आ गए। jargon is basically a term connected to a particular टेक्निकल फील्ड ऑफ स्टडी, और नई एंजाइटीज, डर उत्पन्न हो गए, डर पैदा हो गए। द वर्ल्ड हैज ट्रूली बिकम द ग्लोबल विलेज that Marshall McLuhan anticipated in 1960s, but it was world shaped by multinational corporations and elite globalizers। देखो, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ना, ठीक है, एलिट्स जो हैं उस ग्लोबल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। English is the language of the elite, which we all agree because to some extent, people who speak English are the ones who are in controlling positions, and multinational corporations have become even more powerful। ठीक है, तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो अभी तक बड़े कंट्रीज तक लिमिटेड थी, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन एंड ऑल दैट, दीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैव एक्चुअली स्प्रेड टू कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना, लाइक वेनेजुएला, मतलब हर जगह ये पहुंच ही चुके हैं। तो एलीट ग्लोबलाइजर्स जो हैं वो दुनिया के एजेंडा को शेप कर रहे हैं, हु स्पोक अ कॉमन हेजेमनिक ग्लोबल इंग्लिश। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड हेजेमन? ये जो वर्ड है ना हेजेमन, ठीक है, इसको हम लोग जनरली वैसे यूएस के लिए या चाइना के लिए यूज करते हैं। एंड हेजेमनिक एम्बिशंस या हेजेमन वो होता है जिसको हिंदी में हम बोलेंगे दादा। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेजेमन, ओके, हेजेमन इज बेसिकली अ सिनोनिम फॉर द वर्ड सुप्रीम, बट इट हैज अ नेगेटिव कनोटेशन। ठीक है, क्योंकि हेजेमनिक इंटेंशंस अगर आपकी होंगी ना तो आप दूसरों को अपने नीचे दबाना चाहोगे, यू वुड बी मोर लाइक डूइंग दादागिरी। ठीक है, who spoke a common hegemonic global English and were spearheading a destructive homogenization। होमोजेनाइजेशन का मतलब कि यार जब लोगों को एक जैसा बनाया जा रहा हो, और मैकडोनल्डाइजेशन, नाउ दिस इज लाइक बेसिकली अ न्यू वर्ड। okay, now this word was basically coined by an American sociologist, okay, and I think you can imagine the meaning of this word। ठीक है, तो यार इस वर्ड का जो मीनिंग है ना, ठीक है, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट देता हूँ। मैकडी इज नोन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, भाई आज आप मैकडी में क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे किस तरह का खाना मिलने वाला है। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, ओके, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज सारे मैकडी पूरी दुनिया भर में ना एक ही तरह का खाना आपको देंगे। ठीक है, तो व्हेन यू हैव मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर्स अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, तो मीन्स इट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना लोगों का फ्लो और कल्चर इतना ज़्यादा इंटर कनेक्ट हो गया है, मर्ज हो गया है, कि अब सब लोग एक जैसे ही बनने लगे हैं। ठीक है, टू गिव यू एन एग्जांपल, लाइक ना वी सी द विजुअल्स ऑफ कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के है ना कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियंस हैं या इतने ज़्यादा पंजाबीज हैं कि आप वहाँ का पूरा माहौल देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया है कि कनाडा है। ठीक है, सो लाइक यू कैन इमेजिन दिस कि अब एक समय के बाद ग्लोबलाइजेशन की वजह से इट्स मोर लाइक एवरीवन लुक्स मोर और लेस सेम, क्योंकि मर्जिंग हो गई है कल्चर्स की। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई कि भाई आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई तुम उस रीजन से हो या तुम उस कंट्री से हो, लाइक देयर इज अ लाइक लॉट ऑफ मर्जिंग। ओके, नाउ what I can see from this paragraph is the author is trying to put forward a point of view, और मे बी शायद हो सकता है ये उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ना हो, लेकिन ये लोगों का वो पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा है कि people don't like maybe the idea of globalization because it is giving control to elite globalizers। Okay, these are the globalizers who speak English language, big corporations who are like, you know, basically in the controlling position, and I think we all agree with that।
है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, दे आर they are behemoths, ठीक है, they are basically dominating continents, they are dominating countries, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास जो सर्विसेज हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट एज सच नहीं है, ठीक है। तो वो एक है ना बहुत कंट्रोलिंग पोजीशन में है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम दे स्पीक इंग्लिश, ओके, सो हेजेमोनिक ग्लोबल इंग्लिश, राइट। नाउ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडिया कि मैकडोनाल्डाइजेशन हो गया है। तो इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो ये है कि मोरलेस जो आपके ना दुनिया भर के जो कल्चर्स हैं, ठीक है, अब वो इतने ज़्यादा इंटरमिक्स हो गए हैं कि अब बताना ही मुश्किल हो गया है कि भाई इंडिजिनस कल्चर कौन सा है, ठीक है ना, बिकॉज लाइक देयर इज सो मच मिक्सिंग अप हैपनिंग। During the past 3 decades, more people have begun viewing the global world as a cursed fate, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्लियर हो रहा है, ऑथर ने यहाँ पे वर्ड यूज किया कर्स्ड, ठीक है, श्राप। फेट का मतलब डेस्टिनी, आपका भाग्य। तो पिछले 3 डेकेड्स में लोग जो है ना, वो उस ग्लोबल वर्ल्ड को अब ना श्राप की तरह देखने लग गए हैं ना। सो लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे अब थोड़ा क्लैरिटी आ रही है मुझे कि ऑथर शायद ना यहाँ पे लोगों का पर्सपेक्टिव हमें शो करना चाह रहा है कि लोग कैसे ग्लोबलाइजेशन को व्यू करते हैं। With its suffocating time-space compressions, globalization seems to have uncoupled us from the logic and flow of history. Our suspicion, our suspicious bastard identities. Now, what is bastard? Where you don't have identifiable parents. Okay, you don't know your own identity. Okay, passed together from the mishmash of cultures. So you don't have any identity of your own. Your parents are difficult to identify, and you are nothing but a mixture of cultures, appear incompatible with our ancestors' authentic traditions and ways of life. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का ये सोचना होता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हमारे कल्चर्स जो हैं वो मिशमाश बन गए हैं, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो यूजिंग दी नेगेटिव टर्म बास्टर्ड आइडेंटिटीज, कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई। तो उन लोगों को ऑब्वियसली ये लगता होगा कि हमारा जो ऑथेंटिक लाइफ था पुराना वाला, ठीक है, वो ऐसा था कि जहाँ पे हमारे ऑथेंटिक प्योर कल्चर्स होते थे। अब आजकल वो प्योरिटी रह नहीं गई है ना। ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन द सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन। We have become strangers to the places they called home, to the way they dressed, ate, or communicated with one another, and no template for how to live and no experience to learn from. The deafening siren songs of anti globalization movements are now luring us back. अब जो लोग ये सोचेंगे कि हमारा ओरिजिनल कल्चर खत्म हो गया है, ऑथेंटिक वे ऑफ लाइफ खत्म हो गया है, अब तो ये सब मिक्सचर बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारी आइडेंटिटी कहाँ है, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स की तरफ, क्योंकि उनको लगेगा कि वहाँ पे हमारी सेफर आइडेंटिटी है और हमारा गोल्डन पास्ट है। ओके, recent example, the campaign on which Trump won the elections, let's make America great again. What is greatness in America all about? Okay, trying to like move back to the original American culture. The sort of American culture that they perceive is primarily white driven, and like the Christian way of living life and all that. ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि जो अभी भी जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, अच्छा पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले द डिस्कशन वाज अबाउट ग्लोबलाइजेशन, बट अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पिछले है ना 3-4 साल में अब मूवमेंट्स बढ़ रहे हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इमिग्रेंट्स ने आके उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ले लिया, उनके कल्चर को ख़राब कर दिया। वहाँ पे जो वेजेस हैं वो कम वो सप्रेस हो गई हैं, and that is obvious because immigrants are ready to work for like for low amount of money. Okay, and they obviously have taken up some of the jobs, right? And obviously like it's not a commentary on whether immigration is good or bad. The idea is that the people who belong to these countries, they don't like uh, this like a lot of them don't like the coming of immigrants, and they they think that their authentic culture is getting destroyed and all that, and they want to move to the safer identities of the past, ठीक है ना, तो like American past, American way of life, you can imagine that. So सेफर आइडेंटिटीज, गोल्डन पास्ट की तरफ जाना चाहते हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन आजकल बहुत ज्यादा मूवमेंट पॉपुलर हो गया है, ठीक है।
द टेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस टेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज मोस्ट सक्सेसफुल स्केयर स्टोरी ऑफ आवर टाइम। ठीक है, अब देखो यार ये काफ़ी अच्छी स्केयर स्टोरी है, क्योंकि इसको सुन के ना काफ़ी लोगों को डराया जा सकता है कि भाई देखो तुम्हारा कल्चर तो ख़त्म हो रहा है, ये इमिग्रेंट्स आके तुम्हारे कल्चर को डोमिनेट कर रहे हैं, ये तुम्हारी जॉब्स भी ले लेंगे। ठीक है ना, और फियर ऑफ अननोन हमें ऑब्वियसली ये चीज़ें डराती हैं, है ना, डराती हैं। तभी तो भाई यू कैन सी पीपल विनिंग इलेक्शंस ऑन दीज एजेंडाज, राइट? Okay, now there's a talk of like immigrants being sent back to their home country, right? Okay, तो वो जो इतनी ज़्यादा जो एंटेगनिज्म है वो इसी का नतीजा है ना। तो अब आजकल एंटी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया है, एंटी ग्लोबलाइजेशन। Our present appears that way only because we have forgotten our common past. Globalization didn't begin in 1990s. Guys, यार ये देखो, ये कुछ नया पर्सपेक्टिव आया। ऑथर कह रहा है कि 1990s में ग्लोबलाइजेशन शुरू नहीं हुई। हमें अपना प्रेजेंट इस तरीके से इसलिए लगता है क्योंकि हम शायद अपना पास्ट भूल गए हैं। 1990s में ग्लोबलाइजेशन शुरू नहीं हुई, यहाँ तक कि पिछले मिलेनिया में भी शुरू नहीं हुई। रिमेंबरिंग दिस ओल्डर शेयर हिस्ट्री इज अ पाथ टू अ डिफरेंट टेल। ओल्डर शेयर हिस्ट्री है हमारी। अब पता है इसमें मैसेज क्या है? ऑथर ने जो ऊपर बोला था ना कि 1990s के बाद वॉल्स ख़त्म हो गई, बाउंड्रीज ख़त्म हो गई, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो अब ऑथर ना अपने पुराने वाले आइडिया को ही लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या नेगेट कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं यार ये तो उसके पहले भी चल रहा था। ठीक है, तो तुम्हारा सोचना गलत है, और तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम खुद का पास्ट भूल गए हो। ये मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स वगैरह तो बहुत पुरानी बात है। which begins much earlier, long before the arrival of international supply chains, ocean going sailing ships and continent spanning silk roads. The tale of globalization is written across human history. ये टेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट है, ये तो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तो ह्यूमन हिस्ट्री में लिखी गई है। So why do we get the story so wrong? So why do we keep getting the story so wrong? Okay, now let me summarize this still here. अभी देखो पिक्चर समझ में आ रही है। ऑथर ने स्टार्ट किया इस आइडिया के साथ कि 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन वाला फिनोमेना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लोगों में इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स वगैरह स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर उसने लास्ट तक आते आते ना ये बोला कि एक्चुअली ना ये जो सोच है ना कि भाई ग्लोबलाइजेशन 1990s के बाद में आया, और एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो लोग आजकल बोलते हैं, उसमें लाइक है ना, they hate on other cultures because they don't like the mixing of cultures and all that. बट दिस इज एन ओल्ड फिनोमिना, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो चीज़ें हैं, सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि शायद हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हमारा पास्ट क्या था। ठीक है, अब देखते हैं कि यार ये ऑथर यहाँ पे शायद है ना कुछ नई चीज़ बताएगा कि भाई ये तो ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पुरानी बात है। ओके, you're strolling around a street market, the Groot Market in the Dutch city of Groningen. Sometimes in the 2020s, a lady operating a stall asks a customer if he wants his hummus natural, by which she means plain. He looks baffled. Baffled का मतलब होता है confused, as she gestures to the orange, green, purple varieties of hummus on offer. It has taken him some time to try the original stuff, that pale paste that had him eating more chickpeas, sesame seeds, and olive oil than all his ancestors combined. So purple hummus will have to wait for another day. Okay, तो यहाँ तक का देखो मैसेज ये है। किसी पर्सन की बात हो रही है, वो क्या लाइक ऑथर कह रहा है कि तुम इमेजिन करो कि तुम एक मार्केट में घूम रहे हो जो डच सिटी के अंदर है, इन ग्रोनेगन इन 2020s, और वहाँ पे ना कुछ तो भी शॉप है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली लाइक आपको सजेशन मिलता है शॉपकीपर से कि भाई ये ओरिजिनल वाला हमस ट्राई करो। तो जो ओरिजिनल का के अलावा जो दूसरा वेरिएंट है ना पर्पल वाला, ठीक है, तो वो अभी तुम ट्राई नहीं करोगे, अभी तुम ओरिजिनल वाला ही ट्राई करोगे, है ना। ही मटर्स द ऑथेंटिक वन प्लीज। ओके, सो उसको सजेशन मिला तो उसने सजेशन मान लिया कि हाँ भाई लाओ ऑथेंटिक वाला ही दो, वही ट्राई करते हैं। हरीज टू द अपोजिट स्टॉल फॉर द लास्ट आइटम ऑन शॉपिंग लिस्ट, पोटैटोज। ओके, तो शॉपिंग की बात हो रही है, पोटैटोज द मोस्ट एलिमेंट्री इंग्रेडिएंट ऑफ डच कुजीन। ओके, सो ऑब्वियसली यार ये जो बंदा है शायद ये कुछ तो भी डच कुजीन वगैरह घर पे बनाना चाह रहा है या खाना चाह रहा है, तो उसके लिए पोटैटोज वगैरह भी देख रहा है, राइट। Some are seeking whole wheat, some are seeking whole wheat. Okay, some are seeking whole wheat. Others are shopping for maize, corn for the, ओके, अब देखो यार ये एक अलग चीज़ है, कॉर्न फॉर नाइजीरियन पुडिंग, टमाटोज फॉर फ्रेश इटालियन पास्ता। तो यार देखो उस मार्केट में ना डच डिशेस के लिए भी शॉपिंग हो रही है, नाइजीरियन पुडिंग के लिए भी शॉपिंग हो रही है, कोई तो कर रहा है ना, मतलब ये बाकी और अदर्स।
और ग्रीक सैलेड के लिए भी शॉपिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो मैसेज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो मार्केट है ना, दिस इज लाइक इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। तो इस मार्केट में ना सब तरह के लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं और मे भी शायद सब तरह की सामान यहाँ पे मिलते हैं ना। ठीक है, तो कुछ तो भी है ना यहाँ पे इंडिकेशन वही है कि ये इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स है। इस मार्केट का जो ओरिजिन होगा वहाँ पे कुछ तो भी लेना देना उसका ग्लोबलाइजेशन या इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स से होगा। ठीक है, marketplace like this one are perfect size to observe the flux means change, and mixing of people, good ideas and moves, and now we call globalization। तो यार ये मार्केट जो है ना, ये ग्लोबलाइजेशन का एक मैनिफेस्टेशन है, एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ पीपल, आइडियाज, मोड्स एंड कल्चर्स आप देख सकते हो, क्योंकि भाई सब तरह की चीज़ें बिक रही हैं, सब तरह के लोग खरीद रहे हैं। There are also places where we can begin imagining the longer history of this process। तो यार यहाँ पे ना इस मार्केट से आप पुरानी हिस्ट्री भी ग्लोबलाइजेशन की जान सकते हो। अब देखो, ऑथर ने जो वहाँ पे पहले एजेंडा सेट किया है ना कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये तो पहले से चल रहा है। इस मार्केट के थ्रू मुझे लगता है कि ना वो अभी मैसेज ये देना चाहेगा कि ये जो मार्केट है ना, ये बहुत पहले स्टैब्लिश हो गया था, 1990s में स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो तुम देख सकते हो कि इस तरीके के मार्केट्स पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ये शो करता है कि ग्लोबलाइजेशन बड़ा पुराना फिनोमेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनी हिस्टोरिकल मार्केट्स, क्योंकि तो यार ये नाम है ना, इसने जो टर्म यूज किया ना हिस्टोरिकल मार्केट्स, हिस्टोरिकल मार्केट्स का मतलब ही है कि ये आज का मार्केट नहीं है, ये 2020s में नहीं बना मार्केट, ये बहुत पुराना मार्केट है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ शॉपिंग मॉल दैट हैज लाइक क्रॉप्ड अप इन लाइक इन द रीसेंट पास्ट, ये तो बहुत पुरानी बात है। Many historical markets were established well before our global age when growth markets started operating in the late medieval era। तो भाई ये मार्केट जो है ना, ये बहुत बहुत पुराना है। Little of the produce now available to Groningen's current international community would have been on display। ठीक है, तो पहले वहां पे इतना ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती थी चीजों की, ठीक है, जितना कि आजकल हमें देखने को मिलती है। पहले वहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी चीजों की नहीं मिलती थी। बैक देन द पीपल विजिटिंग द मार्केट वुड हैव हेल्ड फ्रॉम fewer and closer territories, most of them still speaking the regional dialect। In 1493 however the imaginative horizons of everyday life at this and other European marketplace suddenly expanded। देखो, अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, 1493 पे तुम पहुंच गए और अब तुम ये कह रहे हो कि 1493 ईयर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो 1493 के अंदर आपने ना वो क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो इमेजिनेशन है ना, तभी एक्सपैंड हो गया था। इमेजिनेशन एक्सपैंड हो गया था, इसका मतलब कि यूरोपियंस ने ना नए कल्चर्स को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही चेक कर लिया था, टेस्ट कर लिया था। क्योंकि उस मार्केट में हो सकता है कि भाई अलग अलग कल्चर्स के लोग आके अलग अलग सामान बेचते हो। ठीक है, इन 1493 however the imaginative horizons of everyday life at this an European marketplace suddenly expanded as news of an extraordinary discovery began to circulate। Previously unknown world existed beyond Europe's shores। Okay, so now guys, they are basically referring to the times when the European explorers they went to new places and they explored new places। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरोपियंस को नहीं पता था कि एक अलग दुनिया भी है हमारे अलावा। ठीक है ना, सो यू हैव पीपल हु वर एक्सप्लोरर्स। ओके, वास्को डी गामा, अमेरिगो वेस्पुकी, तो ये लोग ना पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, और एंड दैट इज हाउ न्यू एरियाज वर डिस्कवर्ड बाय यूरोपियंस। तो उन एरियाज के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे शायद वो इस मार्केट में आने लग गए होंगे, तो यूरोपियंस को एक नई दुनिया पता चल रही थी। अब यहाँ पे तो मैसेज पता है क्या है, जो स्टोरी ऑथर बना रहा है ना, कि ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना नया नहीं है। 2020s में जिस मार्केट को तुम आज इमेजिन कर रहे हो, वो मार्केट आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल मार्केट है। और 1493 में ही यूरोपियंस के जो माइंड है ना, वो वो नई चीज़ों के लिए ओपन हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कल्चर्स का जो इंटरमिक्सिंग है वो स्टार्ट हो गया था, एंड दीज मार्केट्स आर बेसिकली टेस्टिमनी टू दैट। ठीक है, सो now let's look at the next paragraph। After Christopher Columbus arrived at the later named Americas in 1492, humankind experienced a 4 century long intensive world integration driven by imperialism, trade, religion, a new culture of mobility and intellectual curiosity unleashed by the um, one second, unleashed by the chains of tradition। ठीक है, so now you can imagine कि भाई ये जो बातें हैं ये तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले ही ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, अमेरिका डिस्कवर हुआ 1492 में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी।
ठीक है, न्यू कल्चर्स का इंटीग्रेशन, imperialism, trade, okay, all those things were happening at that point in time also. The old networks of maritime and land connectivity were established. The people of old and new worlds were brought together in the most violent and transformative way. अब violent and transformative way आप क्यों बोल रहे हो पता है ना? क्योंकि यूरोपियंस ने जो कॉलोनियल स्टैब्लिशमेंट्स बनाए थे उसी के थ्रू तो इन लोगों ने कैप्चर किया था नई टेरिटरीज को, ठीक है। अब चाहे वो ब्रिटिशर्स हों जो इंडिया में आए, चाहे वो आपके लाइक है ना अमेरिकाज का डोमिनेशन हो, ठीक है, द एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द यूरोपियंस, ओके, हु ट्रैवल्ड एंड दे डिस्कवर्ड न्यू कल्चर्स। तो 1492 और अमेरिकाज का डिस्कवरी बाय क्रिस्टोफर कोलंबस का ये जो कंटेक्स्ट है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये हमें वही बताना चाह रहा है जो ऑथर का स्टार्टिंग में एजेंडा था, कि ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस नया नहीं है, ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। और इस तरीके के मार्केट्स उस चीज का एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मार्केट्स हैं। This process inaugurated was what the historian Alfred Well Crosby Jr. in 1972 called the Columbian Exchange. Okay, a vast human-driven intercontinental movements of plants, disease-carrying microorganisms that forever changed the Earth's biological profile and socio-economic, cultural and political life of its inhabitants. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो एक्सचेंज स्टार्ट किया दैट इज टर्म्ड एज कोलंबियन एक्सचेंज। और कोलंबियन एक्सचेंज एक टर्म है जो रिसेंटली दिया गया है बाय हिस्टोरियन अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी जूनियर इन 1972। अब ये एग्जैक्टली कोलंबियन एक्सचेंज है क्या? कोलंबियन एक्सचेंज इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार ये इतनी सारी वैरायटी क्यों डाल दी एक्सचेंज में, पीपल, कल्चर वगैरह वही काफी था। तो यार समझना बात को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल in the way the cultures changed. And let me just explain this. Now many of us think that the majority of the original red Indians were killed, okay, before the Europeans came in the land and like they settled and they basically dominated the natives. लेकिन reality पता है क्या थी? जेनोसाइड की वजह से तो उनकी डेथ हुई, जो नेटिव वहां के लोग थे अमेरिकाज के, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा उनकी डेथ इस वजह से हुई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वायरसेस थे, from which the Europeans already had a lot of resistance. Okay, these people they were not resistant क्योंकि उनका जो कल्चर था वो यूरोप के वायरसेस से एक्सपोज नहीं था। एंड एज वी ऑल नो, अभी ये चीज हम लोगों ने ना लाइक रिसेंटली हमने देखा भी कोरोना वायरस के टाइम पे, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है तो आपकी जो बॉडी है उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी एंड यू वुड ऑब्वियसली बी किल्ड, राइट? सो व्हेन द यूरोपियंस केम, the natives died because of genocide and colonial establishments and repression and all that। ठीक है, वो सब तो ठीक है, मैसेकर्स वगैरह हो रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा रोल जो था वो इस चीज का था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी वजह से भी वो मर रहे थे क्योंकि डिजीजेस हो रही थी उनको, राइट? ओके, for many historians, this early modern era spanning from 1500 to 1800 marks the first stage of globalization. According to them, this period birthed the first global capitalistic economy and integrated world markets. तो अब now you can see कि globalization भाई कोई नई चीज नहीं है, ये तो तब से चल रही है, ठीक है, from 1500 to 1500 to 800 1800, this is what is called as the first stage of globalization. Now you can see that the author's point is that we don't realize it, but this was the first step of globalization, first stage of globalization, when the integration has already started happening. Okay, integration किस चीज का? हर चीज का, मार्केट्स हो, चाहे आपके प्रोडक्ट्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ओके, एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्सड अप, राइट? ओके, unprecedented mixing of local cultural ethnicities and crystallize the first global consciousness of shared world। तो तभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही शेयर्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट आ चुका था और मिक्सिंग हो चुकी थी वर्ल्ड के कल्चर्स की, आइडेंटिटीज की। इट वाज सो पावरफुल दैट इट्स इफेक्ट स्टिल एंड्योर्स टू दिस डे, डाइट्स लैंग्वेजेस, economies, social and legal regimes, international balance of political and military power, and scientific framework institutions. The modern era even shaped our philosophical notions of the self, born from the shock of Europeans discovering otherness. ठीक है, so the message is that this mixing is very old
and this mixing comprises everything: diets, languages, economies, social and legal regimes. In fact, ये जो मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स है, उसी कल उसी मिक्सिंग से ही अदरनेस का कंसेप्ट आया। अब अदरनेस का कंसेप्ट यूरोपियंस को कब पता चला? जब उनको ये रियलाइज हुआ कि हम जो हैं, ठीक है, सेल्फ, हमारे अलावा भी लोग होते हैं। ओके, लाइक जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, है ना। इमेजिन करो कि 1492 में अगर मैं किसी यूरोपियन की बात करूं तो उनको तो पता ही नहीं होगा ना कि ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और उनके कंट्री के अलावा उनके, मतलब है ना, यूरोपियंस का जो कॉन्टिनेंट है या जो आसपास के जो उनके कंट्रीज होंगे, उनके अलावा भी कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे, ठीक है ना, ब्राज़ील जैसे, वगैरह वगैरह। तो उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा यार, दीज आर दी अदर्स, एंड दैट इज व्हेन दे हैड द नोशन ऑफ सेल्फ, born out from the shock of Europeans discovering otherness. ठीक है, okay. So I think this much reading gives us a lot of sense as to how the Eon essay works. ठीक है, और आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा, you can actually read half of an Eon essay one day and like rest half the other day if you think that you don't have that much time. But mota mota I think है ना, this makes sense because you can see the essay is pretty understandable। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टफ हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे पढ़ के। और मुझे लगता है कि अभी तक जो स्टोरी है उसको भी आप फॉलो कर पा रहे हो कि ऑथर ने किस जगह से स्टार्ट किया। ओके, उसने इस नोशन के साथ स्टार्ट किया कि भाई ग्लोबलाइजेशन को हम लोग एक रिसेंट फिनोमेना समझते हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन के मूवमेंट्स काफ़ी राइज कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने ओरिजिनल कल्चर की तरफ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम सब लोग गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान ऐसे सोचता है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ रिसेंट फिनोमेना and right now the anti-globalization drive that we are talking about is basically talking about going back to the culture, reality is that globalization is a very old phenomena। ठीक है, तो now you can make sense of the theme of the passage, you can also understand the POV, okay, the point of view, author का सोचने का तरीका क्या है, और author का जो यहाँ पे जो मेन मैसेज है, जो मेन पर्पस है, वो भी हम समझ पा रहे हैं। okay, and I think the reading of this passage gives most of us a lot of confidence in how you can handle your, ठीक है। so that's it guys, आज के लिए देखो यार इतना ही, ठीक है। before we wind up, some important messages before we end this session। so I think we all, sorry. Okay, so there's this one batch, Pinnacle batch, that's starting from 6th of Feb. So this is the most economical price that it's available on, ठीक है। तो 25% का भी ऑफ चल रहा है, ठीक है। So you can avail the discount and you'll get this batch in around 21,000 rupees। So this batch comprises everything, ठीक है। आपके पास 800 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप, सिर्फ कैट कवर नहीं होगा, ओमैट्स भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो कैट्स एज वेल एज ओमैट्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस बुकलेट्स, फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल आपको पूरा मिलेगा। 25 full length test, okay, mock test is a part of this, so you don't have to buy any separate mock series। then you get 10-10-10 sectional test, all three areas, okay। You get these sectional mocks for OMATs also। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि चाहे स्नैप हो चाहे एनमैट हो, सारे एग्जाम्स के जो आपके मॉक्स हैं वो इसमें कवर्ड हैं। देन यू हैव 150 प्लस टॉपिक टेस्ट जो कि वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आएंगे, ठीक है। एंड देन यू हैव द GDPI एंड बूस्टर कोर्स, ओके। तो गाइस यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इवन GDPI और आपका जो बूस्टर कोर्सेज है, जैसे कि हर साल हम लोग जैट का एक बूस्टर कोर्स लाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो वो उसके साथ साथ आपको मतलब आपको सिर्फ ये कोर्स खरीदना है, उसके साथ आपको ये चीज़ है ना, एज अ एड ऑन मिलेगी, राइट। You already know the faculties, I'm going to be taking care of the verbal section, then you have Udit sir को तो आप सब जानते हो, and Vijay sir for DLR, right। okay, so anyone who is looking at CAT 2025, we guys, you can check out this batch, and that's it। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।